एडिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट आर द एडिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, इन तीनों इवेंट्स में क्या डिफरेंस है और इनकी प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से कंप्यूट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि एडिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। एडिटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि एडिटिव रूल्स के लिए हम एडिटिव रूल्स हम तब अप्लाई करते हैं किसी इवेंट के ऊपर, किसी दो इवेंट्स के ऊपर या दो से ज्यादा इवेंट्स के ऊपर, जब हम कहते हैं कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी एंड बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस कि बोथ द इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि द इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं कि द इवेंट्स विच दैट कैन नॉट बी अकर्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, हम कहेंगे कि द इवेंट्स, हम इसका कलर चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि द इवेंट्स दैट कैन नॉट बी अकर्ड एट द सेम टाइम, यानी उन इवेंट्स के एक साथ होने के चांसेस जीरो होते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। ऐसे इवेंट्स जो कि एक साथ नहीं हो सकते, उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं कि दोज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम अगर ग्राफिकली देखें तो सॉरी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम वेन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो वेन डायग्राम में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ऐसे इवेंट्स जिसमें, जैसे ये एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, और ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, कौन से इवेंट्स, जिनका इवेंट जो है उनका जिन अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट हो। ठीक है, अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की पहचान है। ठीक है, यानी कि सेट्स की शक्ल में अगर हम प्रोबेबिलिटी इवेंट्स बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो दो ऐसे दो सेट्स जिनका, दो या दो से ज्यादा सेट जिनका इंटरसेक्शन जो है जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ जाए तो हम कहते हैं कि द इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम जब क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो किस तरीके से फाइंड आउट होती है प्रोबेबिलिटी, हम इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए एडिटिव रूल अप्लाई होता है। एडिटिव रूल क्या अप्लाई होता है, ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, हम इसे ए और बी भी कह सकते हैं। यूनियन के लिए हमारे पास और का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि और को हम यूनियन से रिप्लेस कर देते हैं और इंटरसेक्शन को हम एंड से रिप्लेस करते हैं। इंटरसेक्शन वाला लेक्चर हम अगले इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ और वाला डिस्कस करेंगे कि जिसमें और आता है, यानी कि हमने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि या ये इवेंट होगा या ये इवेंट होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों इवेंट्स के एक साथ होने के चांसेस जीरो हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कैन बी कंप्यूटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यानी कि क्या करना होगा, अगर आपने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, आपने क्या करना होगा, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ए और बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस, जैसे मैंने प्रीवियस जो एक्सरसाइज आपको करवाई तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ए और बी इवेंट आ रहे थे तो हमने उन्हें ऐड कर लिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी कि हम और की और को किस तरह से पहचानते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर दो से ज्यादा हो जाए फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे इस वक्त तो मैंने दो इवेंट्स के लिए किया है, इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब अगर हमारे पास ज्यादा इवेंट्स है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अप टू AN है, हमारे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो फिर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला होगा। इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो सेम फॉर्मूला रहेगा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तक हम चले जाएंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास होंगे उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कंप्यूट करेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। सो वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 और A3 और या यूनियन दोनों लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों की ये चीज और क्लियर हो जाएगी। हम इस ट्यूटोरियल में
बहुत सारे एग्जांपल्स इसके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें से फिर पहचानेंगे कि कब इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और कब इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं, म्यूचुअली हैं या नॉट म्यूचुअली हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपने, अब जैसे अभी तो हम म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली तक पहुंचे, अभी आगे के लेक्चर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि और भी कंडीशंस इसके अंदर आ जाएंगी। तो फिर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन को देखकर उसमें से इवेंट्स को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केसेस पढ़े हुए होते हैं, तो उनके लिए पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये इवेंट्स कौन से इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आगे जो हम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंडीशनल, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ इसकी पहचान बताऊंगी कि क्वेश्चन में से आपने किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर पता चलेगा कि आपने इवेंट्स को क्या नाम देना है आपने, ठीक है। इन इवेंट्स को कैसे पहचानना है आपने कि कौन से इवेंट्स होंगे, कि म्यूचुअली होगा या नॉट म्यूचुअली होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि नॉट म्यूचुअली के लिए क्या है। एडिटिव रूल्स नॉट म्यूचुअली के लिए क्या है कि अगर दो इवेंट्स हैं, ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मींस कि द इवेंट्स व्हिच हैव व्हिच कैन बी अकर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं कि द इवेंट्स दैट कैन बी अकर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है, जिनके एक साथ होने के चांसेस होते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं वो इवेंट्स। ऐसा हो सकता है कि हमने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, दोनों के एक साथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ए और बी जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इन ए वेन डायग्राम से, जैसे मैंने आपको उसके लिए बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, इसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि इसमें हम वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हम इसे वेन डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके यहाँ पर इसका कुछ इंटरसेक्शन होता है, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है और ये पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होता है इस केस में, ठीक है। व्हेन द टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका मतलब ये होता है जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं आता, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है, दोनों के एक साथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, सही है। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है, हमारे पास फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसे हम और भी कह सकते हैं, इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वहां पर आपने देखा था, वहां पर ये फॉर्मूला इतना था, सिर्फ यहां से यहां तक था, जब व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली हो गया, हमने कहा कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता, तो देखिए इसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे और इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसकी डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी टू नो फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, वहां पे अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसमें भी, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में देखें, हमें यहाँ लिख सकती हूँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन चूंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होगा, तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। तो अगर मैं इसके साथ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख भी देती हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रह जाएगा, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उसमें चूंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी लगा देंगे। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर दो से ज्यादा इवेंट्स हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज हमारे पास तीन इवेंट्स होंगे, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एन इवेंट्स के लिए फॉर्मूला देखा कि एन इवेंट्स जब हो जाएंगे और एंड ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर हाउ कैन वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि व्हेन द इवेंट्स आर थ्री, ए बी एंड सी, and all the three events are not mutually exclusive, then probability of A or B or C, यूनियन भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी कैन बी कंप्यूटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है।
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब सबके दो दो पेयर बनाएंगे, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आखिर में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे जैसे ये इवेंट्स बढ़ते जाते हैं इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी होता जाता है, ठीक है, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स में वही फॉर्मूला है, ऐड करते जाते हैं, जितने इवेंट्स आते रहते हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते रहते हैं। लेकिन नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, उसमें चूंकि इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आते तो इसलिए हम पहले दो दो के पेयर के इंटरसेक्शन लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आखिर में ऐड करते हैं तीनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें इस कोर्स में ज्यादातर जो मैं बुक्स फॉलो कर रही हूँ, ज्यादातर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो मैं ले रही हूँ वो मैं स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक जो रिचर्ड की बुक है 7th एडिशन से ले रही हूँ। और जो मैं और क्वेश्चंस ले रही हूँ, जैसे इस वक्त जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, ये क्वेश्चंस मैंने वॉलपूल की जो स्टैटिस्टिक्स की बहुत फेमस बुक है जो इंजीनियरिंग साइंसेज में पढ़ाई जाती है, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने वहां से लिए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है, ये बुक का नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं और इन्हें पहचानते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली देखना है, हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्लास फॉर इंजीनियर्स कंसिस्ट ऑफ 25 इंडस्ट्रियल, 10 मैकेनिकल, 10 इलेक्ट्रिकल एंड 8 सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, वहां पर इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स के लोग जो है वो बैठ रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लोग बैठ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए, उनकी इन्होंने बता दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए हैं। इफ अ पर्सन इज रेंडमली सेलेक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर टू आंसर अ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज, ए पार्ट क्या है, अच्छा ए पार्ट इसका क्या है, ए पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेजर। अब एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर आपसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, और इसमें और कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई, तो फिर ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है। जैसे पार्ट ए में कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल बी एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और इससे इससे ऊपर जो स्टेटमेंट है इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें सिंपली सिर्फ ये बताया है कि इतने स्टूडेंट इस प्रोग्राम के, इतने इस क्लास प्रोग्राम के, इतने इस प्रोग्राम के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यानी हम नाम दे देते हैं, इवेंट ए कह देते हैं इसको, हम कहते हैं कि लेट इवेंट ए इज इक्वल टू, यानी हम कह देते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया है कि स्टूडेंट चूजन इज एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पूछा है, इंडस्ट्रियल पूछा है, सॉरी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैंने इस इवेंट को नाम दे दिया ए का। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करूंगी, न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट और डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। अब टोटल, अच्छा ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स देखें 25 +10 +8, हमारे पास टोटल आता है 53। अब चूंकि एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 53 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कार्ड्स की एग्जांपल में बताया था कि अगर एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें, आपको कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही आंसर आता है, ठीक है। और आप कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, मैं कॉम्बिनेशन लगाकर भी दिखाती हूँ आपको। न्यूमरेटर में हम क्या लगाएंगे, न्यूमरेटर में हम लगाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है कि स्टूडेंट विल बी फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स ऐसे जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं, तो हम लिखेंगे 25 हम इसे कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, वैसे आप कॉम्बिनेशन को यूज करने की आदत डालें क्योंकि जब एक से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा तो फिर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 53 एंड ओनली वन स्टूडेंट इज चूजन। न्यूमरेटर में क्या आएगा कि टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर 25 एंड वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, सही है। तो 25C1 डिवाइडेड बाय 53C1 ऊपर आता है, अगर आपने कॉम्बिनेशन को समझना है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख लें, ऊपर आता है 53 यानी कि
आपके पास आता है 53 टोटल, जो आपके पास सैंपल, जो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस है, और यहाँ आता है जितने को आपने सेलेक्ट किया है, तो 53C1। और यहाँ आता है 25C1, यानी कि जितने हमारे पास आउटकम्स इवेंट में है और जितने आपने उसमें से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, इसमें कोई म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली नहीं था। म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली के बारे में आपने तब सोचना है जब एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कहते हैं, अ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट चूजन इज एन अ सिविल इंजीनियरिंग और एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ दो इवेंट्स हैं कि या तो वो इसमें से होगा या तो वो इसमें से होगा। मैंने कार्ड्स वाले एग्जांपल में भी ये चीज करवाई है आप लोगों को। ठीक है, कार्ड्स की जो मेरा लास्ट लेक्चर है कार्ड्स वाला, उसमें भी मैंने ये करवाया है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा, हमने इसमें से सेलेक्ट करना है। तो अब आप ये देखें, हमें आपने कब म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली के बारे में सोचना है। एक तो चीज ये होगी कि एक से ज्यादा इवेंट्स होंगे, दूसरी बात ये होगी कि दरमियान में और होगा। ठीक है, एंड नहीं होगा, दरमियान में और का वर्ड लगा हुआ होगा। ये म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली की पहचान होगी। जब और लगा हुआ होगा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि यू हैव टू यूज एडिटिव रूल। ठीक है, एडिटिव रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अब एडिटिव रूल के अंदर चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, आपने कैसे पहचानना है कि म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली। आपने देखना है कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आता है या ये एम्प्टी सेट है इंटरसेक्शन। तो आप देखें इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, क्योंकि जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एनरोल्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं होगा। तो दोनों में कुछ, यानी कि जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियर में होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा एट अ टाइम जो है। अब स्टूडेंट एक ही हमने सेलेक्ट किया है, तो या वो सिविल इंजीनियर होगा या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा। ऐसा तो नहीं कि जो हमने सेलेक्ट किया उसमें दोनों क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हम कहेंगे कि हम इवेंट्स को नाम दे देंगे। हम कहेंगे कि लेट ए, चूंकि मैं ऊपर यूज कर चुके तो मैं बी और सी कहूंगी। ठीक है, मैं कहूंगी कि लेट बी इज इक्वल टू के स्टूडेंट चूजन इज सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए मैं सीई लिख रही हूँ। ठीक है, और बी सी इवेंट होगा कि स्टूडेंट चूजन इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डबल ई लिख रही हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास दो इवेंट्स हो गए। अब सिंस बोथ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, सॉरी सी है ये, सी और बी और सी, सी और बी लिख लें या बी और सी लिख लें, मैंने सी पहले लिख लिया, कोई बात नहीं, बी और सी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इसको, इसकी भी ऑर्डर थोड़ा ठीक कर देना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने प्लस का साइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बी क्या है, स्टूडेंट चूजन इज सिविल इंजीनियर। तो आपने देखना है सिविल इंजीनियर में कितने स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियर में 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ए, और ए की सेलेक्ट हुए तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। 8/53 प्लस सी क्या है, सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया 10/53। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी 18/53, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा और आप पहचान सकेंगे कि इवेंट्स क्या है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि जॉन इज गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है, आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड at two companies he likes, he assesses that his probability of getting an offer from company A is 0.8 and his probability of getting an offer from company B is 0.6. अब एक स्टूडेंट है जॉन, वो ग्रेजुएट हो गया है, उसने इंटरव्यू दिया है दो डिफरेंट कंपनीज में, कंपनी ए एंड कंपनी बी। अपने इंटरव्यू के बाद उसे लगा कि 0.8 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि कंपनी ए से ऑफर उसे मिलेगी, यानी कि 80% चांसेस हैं। 80 परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 0.8 लिखा हुआ। ठीक है, तो 80% चांसेस है कि कंपनी ए से ऑफर आ जाएगी और 60% चांसेस है, यानी कि 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी बी से ऑफर आएगी। और उसे आगे कुछ और भी लगता है। वो क्या कहता है कि इफ ही बिलीव्स that the probability that he will get offers from both companies is 0.5
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों कंपनी से ऑफर आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपनी ए से अगर ऑफर आ गई तो कंपनी बी वाले अब ऑफर नहीं देंगे। कंपनी बी को क्या पता कि उसने कंपनी ए में भी इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो कंपनी ए और कंपनी बी से एक साथ भी ऑफर आ सकती है। तो जो इवेंट्स एक साथ भी हो सकते हैं, दोज इवेंट्स आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता। ये जो बोथ का वर्ड यहाँ यूज किया है, ये बोथ जो है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब भी आप बोथ का वर्ड देखें या एंड का वर्ड देखें तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 है, यानी कि ही विल गेट ऑफर फ्रॉम बोथ द कंपनीज जो है इज 0.5। तो हम यहाँ इवेंट्स बनाएंगे, हम कहेंगे कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम कहेंगे कि लेट इवेंट बनाते हैं, इवेंट ए इज के ही विल गेट ऑफर, गेटिंग ऑफर फ्रॉम कंपनी ए। ठीक है, कंपनी ए हो गई। और बी इवेंट हो जाएगा कि ही विल गेट एन ऑफर फ्रॉम, गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम कंपनी बी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनी 0.8, क्योंकि ही विल गेट एन ऑफर फ्रॉम कंपनी ए इज 0.8, and the probability that he will get offer from company B is 0.6, and the probability that he will get offer from both of the companies A intersection B is 0.5। अब A intersection B चूंकि empty नहीं है, इसकी probability आई है, it means both the events are mutually exclusive, not mutually exclusive, sorry। पूछा क्या है, what is the probability that he will get an offer, at least one offer from these two companies। at least one offer का मतलब ये है कि या एक से आएगी या दोनों से आ जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि probability of A और B इज इक्वल टू क्या लगेगा, probability of A यानी कि 0.8 प्लस probability of B यानी कि 0.6 माइनस probability of A इंटरसेक्शन B यानी कि 0.5। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी अब देखेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रोबेबिलिटीज बताई हुई थी, इससे पिछले क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी बताई हुई थी। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज नहीं बताई हुई। यहाँ कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 और 11 व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस्ड। अब ये फेयर डाइस की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि ही विल गेट अ टोटल ऑफ 7 और 11। जिसने टॉस किया है उसको या 7 मिलेगा या 11 मिलेगा, 7 और 11। तो अब आप ये देखें कि क्या 7 और 11, एक तो और से हमने पहचान लिया कि एडिटिव रूल लगेगा। अब एडिटिव रूल के अंदर दो कैटेगरीज हैं, या तो म्यूचुअली लगाएंगे फॉर्मूला या नॉट म्यूचुअली का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखें 7 और 11 है, टोटल 7 या टोटल 11। अब जब हम दो डाइस रोल करेंगे तो उसके टॉप फेस पे जो नंबर जाएंगे उनका सम अगर 7 आता है तो उनका सम 11 तो नहीं हो सकता। फिर तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो वो टोटल 7 बनेगा जो टॉप फेस पे नंबर जाएंगे जब हम टू डाइस को टॉस करेंगे, तो जो टॉप फेस पे नंबर जाएंगे या उनका टोटल 7 होगा या उनका टोटल 11 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके सबसे पहले इवेंट्स बनाएंगे। हम कहेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट, क्या होगा इवेंट, अच्छा इसको थोड़ा सा इसमें लिखते हैं। हम कहेंगे कि लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट हम कहेंगे कि 7 आ रहा है, सही है। ए इवेंट हमने कह दिया कि 7 हमारे पास आता है। अच्छा, इवेंट ए हमने कह दिया कि 7 अकर्स। ठीक है, यानी कि डाइस पर 7 आ रहा है, टोटल ऑफ 7 अकर्स, ये हमने कह दिया इवेंट ए। और बी इवेंट हमने कह दिया कि टोटल ऑफ 11 अकर्स। ये दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने, इनके और की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ए, अब यहाँ पर देखें ये चूंकि डाइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हमें सेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब आपने सिलेक्शन करनी हो। गिवन नंबर ऑफ आइटम्स में से यू हैव टू सेलेक्ट सम ऑफ द आइटम्स, वन और मोर देन वन आइटम्स।
तब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन यूज नहीं होगा, आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आप टॉस कर रहे हो और उसमें से कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से उसमें से आएगा, आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से कुछ भी। ठीक है, तो सिलेक्शन जब होगी तब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इस केस में कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो सकता। तो याद रखनी है बात, कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे, जब आपके पास अ गिवन नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम्स हो और उसमें से आपने नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ द आइटम्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं, या एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करने हैं, तब कॉम्बिनेशन जो है वो यूजफुल होता है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज, या टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हम चूंकि सेट्स की बात कर रहे हैं, अब हम चूंकि डाइस की बात कर रहे हैं, तो डाइस में सेट्स की शक्ल में हम लिखते हैं। इवेंट ए में देखते हैं कि कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। तो कौन कौन से आउटकम्स आते हैं डाइस में से, अगर आपको याद है तो 7 जिससे बनता है, तो पहला बनता है 1 6। ठीक है, 1 6 एक ये आउटकम है। दूसरा क्या बनता है, दूसरी रो में आता है 2 5। थर्ड रो में आता है, अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर जो जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, फर्स्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है डाइस को। ठीक है, 3 4, और फिर अगला आता है 4 3, और फिर आता है 5 2। ठीक है, और फिर आता है 5 2 के बाद आता है 6 1, ये आता है। सही है, एक दफा डाइस का वो बना भी लेते हैं कि हमसे कोई रह ना जाए। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं, डाइस का बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर बनेगा 1 6, सॉरी यहाँ पर बनेगा 11 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सही है, यहाँ पर बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। यहाँ पर आएगा 3 1। सही है, 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। यहाँ पर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 5 4 था, सॉरी 4 ये मिस हो गया हमसे, 4 4 4 5 एंड 4 6। ठीक है, सिमिलरली 5 1, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास बनता है सैंपल स्पेस व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, सैंपल स्पेस बना है ऐसे। अब हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से हैं, देखें 1 5 वाला है। ठीक है, ये वाला है 1 5, और 7 बनना चाहिए ना, 7 बनना चाहिए, तो 1 6 होगा, सॉरी 1 6 है। ठीक है, 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, आई थिंक मैंने सारे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इवेंट बी में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, इवेंट बी क्या है, टोटल ऑफ 11 अकर्स। तो 11 कहाँ बनते हैं, सिर्फ 5 6 और 6 5 से 11 बनते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हमें 11 देगा और हमें ये 11 देगा, यानी कि 5 6 और 6 5, ये हमें 11 देगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास आ जाएंगे 5 6 एंड 6 1, सॉरी 6 5, ये दो आउटकम्स मेरे पास इसमें आते हैं। ठीक है, अब आप यहां से भी क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, क्योंकि अगर टोटल 7 होगा टॉप फेस पे तो वो 11 नहीं होगा, तो दोनों के सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए क्या है, 6 है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी क्या है, 4 है। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि हमने देख लिया कि इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, म्यूचुअल, और वैसे भी हमें पता चल रहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
और बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट विच आर 6 आउटकम्स है इसमें ए में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस में कितने होते हैं 36 होते हैं टोटल, number of outcomes in the sample space when two dice are rolled are 36। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में 2 आउटकम्स हैं तो 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8/36। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं किसी और थोड़ी सी और डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं इसकी कि और क्या क्या इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटीज आर रिस्पेक्टिवली 0.09, 0.15, 0.21 एंड 0.23 दैट अ पर्सन परचेजिंग अ न्यू ऑटोमोबाइल विल चूज द कलर ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। ठीक है, what is the probability that a given buyer will purchase a new automobile that comes in one of these colors? अब देखें यहाँ पर 4 ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, 4 डिफरेंट कलर्स की बात कर रहे हैं कि इन कलर्स की ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है, और हर एक की इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कस्टमर उसे परचेज करेगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के ग्रीन कलर की परचेज करेगा, ठीक है, वो है 0.09। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल परचेज व्हाइट कलर ऑफ ऑटोमोबाइल 0.15 है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सेलेक्ट ब्लू कलर ऑफ ऑटोमोबाइल इज 0.21, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल सेलेक्ट जो है, सॉरी इसका रेड है, ये 0.21 रेड की है और 0.23 ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इन्हें नाम दे देंगे इवेंट्स को। लेट सपोज मैंने ग्रीन को जी कह दिया, आप ए बी सी डी भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही लेटर यूज करें। इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी लेटर एक्सेप्ट फॉर एस, क्योंकि एस हमने रिजर्व किया है सैंपल स्पेस के लिए। किसी भी कैपिटल लेटर से आप इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इन कलर्स के फर्स्ट लेटर से इन्हें रिप्रेजेंट किया, ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। मैं कह रहा हूँ कि दीज आर द इवेंट्स दैट अ बायर सेलेक्ट्स रिस्पेक्टिवली अ ग्रीन, व्हाइट, रेड और ब्लू ऑटोमोबाइल। मैंने इन इवेंट्स को नाम दे दिया। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अब यहाँ प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, मोर देन वन इवेंट्स है, 4 इवेंट्स हैं, इन चारों में से, यानी कि ये कहते हैं कि ऑटोमोबाइल वो कि इनमें से कोई एक ऑटोमोबाइल खरीदेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि या ये खरीदेगा, ये एक ऑटोमोबाइल खरीदनी है, ठीक है, परचेज करनी है। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्योंकि सारे इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, देयरफॉर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसलिए कि अगर ग्रीन कलर हो गया, एक ही परचेज करनी है ना, तो अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो व्हाइट नहीं होगी, अगर वो व्हाइट है तो वो रेड नहीं होगी, अगर वो रेड है तो ब्लू नहीं होगी। ठीक है, ऑल द कलर्स आर डिफरेंट, हर ऑटोमोबाइल का कलर एक दूसरे से डिफरेंट है और एक ही ऑटोमोबाइल परचेज करनी है। सही है, तो ये कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन बायर विल परचेज अ न्यू ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल खरीदनी है उसने, दैट कम्स इन वन ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि आपने ए और बी और सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमने इसी से अंदाजा लगा लिया। इन्होंने कहा कि एक, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वन ऑफ देम जो है वो चूज करेगा। ठीक है, तो इट मींस कि ही विल सेलेक्ट दिस और दिस और दिस और दिस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इस तरह से लिखें, हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और डब्ल्यू, जी आर और आर और बी, सब के दरम्यान में और लगाएंगे, यानी कि यूनियन लगाएंगे, और इवेंट्स को नाम जो मैंने दिए जी, डब्ल्यू, आर एंड बी, ए बी सी डी भी कह सकते हैं। तो सबकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज लेंगे और इन्हें ऐड कर लेंगे इस तरीके से, इनकी दी हुई है। जिन क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उनमें आपको कुछ कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपने सिर्फ इवेंट्स को पहचानना है और उस पर फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला, एडिटिव रूल का फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब आपको किसी एक चीज को चूज करना है, दिस और दिस, जितने भी आइटम्स हैं सब में से कोई एक सेलेक्ट करना है, दिस और दिस और दिस और दिस, एन नंबर ऑफ आइटम्स में से भी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं, अब कार्ड का क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ड में किस तरह से म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली देखेंगे। ये कहते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनेट डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस और हर्ट। अब एस और हर्ट कार्ड मैंने आपको बताया था कि टोटल जो 52 कार्ड्स हैं
उसमें से क्या है, उस उन 52 कार्ड्स में से मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52, और उन 52 कार्ड्स में से मैंने क्या कहा था कि इसमें से कुछ होते हैं स्पेड्स, कुछ होते हैं क्लब, कुछ होते हैं डायमंड, ठीक है, और कुछ होते हैं हार्ट्स। ये कितने होते हैं, ये सब जो है वो 13 होते हैं। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये और 13 ये दोनों ब्लैक कलर के हैं और ये दोनों रेड कलर के हैं, ठीक है। और हर कार्ड में से हर एक कैटेगरी में, मतलब स्पेड के अंदर क्या होगा, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, और बाकी 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स। इसी तरह से क्लब में भी यही होगा, डायमंड में भी यही होगा, हार्ट में भी यही होगा। अब आप देखें, अगर अब इन्होंने किस चीज की बात की, एस का है और हार्ट का है, तो एस तो इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन्होंने किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि द कार्ड इज एन एस और हार्ट। तो ऐसा हो सकता है कि हर्ट कार्ड, कि वो कार्ड जो हमने चूज किया है वो हर्ट भी हो और एस भी हो, ठीक है, क्योंकि एस के अंदर और भी कैटेगरीज है। एस जो है 4 है हमारे पास, ठीक है। एक एस जो है वो हार्ट्स में है, एक एस डायमंड में है, एक एस क्लब में है, एक एस, हर एक के पास एक एक एस है, हर एक के पास एक एक किंग है, हर एक के पास एक एक क्वीन है, हर एक के पास एक एक किंग है, हर एक के पास एक एक 2 नंबर का कार्ड है, हर एक के पास एक एक 3 नंबर का कार्ड है, उससे 10 तक जाएंगे हम, ठीक है। 13 कार्ड्स हैं सबके पास, स्पेड्स के पास भी, क्लब के पास भी, डायमंड के पास भी, हार्ट्स के पास भी। अगर आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिव इसकी वो देखनी है डिस्क्रिप्शन, तो वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखें, ठीक है। अब एक कार्ड जो एस है, और उन्होंने इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस और हार्ट, और एक ही कार्ड सेलेक्ट किया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कार्ड एस हमने सेलेक्ट किया वो हर्ट भी, मतलब दोनों इवेंट्स के एक साथ होने के चांसेस हैं, क्योंकि हर्ट के अंदर एस कार्ड भी होता है। एस ऐसा होता है कि फेस कार्ड का एक फेस जो है वो एस हो, ठीक है, और उसका दूसरा फेस जो है वो क्या हो, वो हार्ट शेप का हो, ऐसे। कार्ड के दो फेसेस है ना, ठीक है। तो हार्ट, 13 कार्ड ऐसे जिसपे हार्ट बना हुआ है, और उसके दूसरी साइड पर चीजें चेंज है, क्या है, एस बना है, किंग बना है, क्वीन बनी है, 2 है, 3 है, जैक बना हुआ है, 10 तक नंबर बने हुए हैं। तो अब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो सकती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लेट इवेंट ए इज इक्वल टू सेलेक्टेड कार्ड इज एस, और इवेंट बी कह देंगे कि सेलेक्टेड कार्ड इज हार्ट, ठीक है। और दोनों इवेंट्स एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी कैन बी अकर्ड एट द सेम टाइम, कैन बी अकर्ड, ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्ड हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एस बी है और दूसरी साइड से वो हार्ट है, कैन बी अकर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम। दिस implies events are mutually exclusive events, sorry, not mutually exclusive events, events are not mutually exclusive events, events are not mutually exclusive events, ठीक है, जिसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब इन्हें हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और हार्ट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में तो हम लगाएंगे क्या, 52, टोटल 52 कार्ड। अच्छा, एक ही कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन लगाए बगैर भी कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा चीजें सेलेक्ट करनी होती है तो फिर कॉम्बिनेशन के बगैर आपने नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए क्या है, ए है एस कार्ड्स, एस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, एस कार्ड्स टोटल होते हैं 4, तो 4 में से आप एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 4 में से एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो हम लिखेंगे 4C1, ठीक है, 4C1 है, सही है। इसी तरह से हम दूसरे को देखेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो हार्ट कार्ड्स हैं वो टोटल कितने हैं। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा 4C1 मैंने लिख दिया, आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एज एन हार्ड कार्ड। तो हार्ड कार्ड टोटल 13 होते हैं, ठीक है, टोटल 13 मैंने अभी यहाँ बताया कि टोटल 13 होते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल 13 है हार्ड कार्ड, जो इवेंट हमारा है उसमें 13 आउटकम्स हैं, और जो सैंपल स्पेस है उसमें 52 कार्ड्स हैं। माइनस, अब इस चीज को समझें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि वो हार्ड भी है और वो एज भी है। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि जितने भी हमारे पास ये हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, सबके पास एक एक तरह का मतलब हर कार्ड एक एक तरह का है, एक एक है। जैसे एस जो है वो एक स्पेड के पास है, एक क्लब के पास है, एक डायमंड के पास है, और एक एस कार्ड जो है वो हार्ट के पास है। तो एक ही कार्ड ऐसा है जिसमें एक तरफ हार्ट बना हुआ है और एक तरफ एस लिखा हुआ है। एक ही कार्ड है वो, टोटल 4 एस कार्ड्स हैं, जिसमें से एक डायमंड है, एक क्लब है और एक स्पेड है। तो इसका मतलब है कि एक ही कार्ड है हमारे पास, तो सैंपल स्पेस में एक ही इवेंट में एक ही आउटकम है, तो 1/52। सही है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 13 - 1 12, 12 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 16/52। ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, आगे और भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। सही है, इस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर टेबल की फॉर्म में हमें डेटा दिया हुआ है। ये कहते हैं कि प्रोफाइल ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज गिवन बिलो। क्या प्रोफाइल है, जेंडर बताए हुए उनका, कि ये 3 मेल हैं इसमें और 2 फीमेल हैं। ठीक है। और हर एक की, हर एम्प्लॉय की आगे एज बताई गई है कि एक मेल जो है वो 30 ईयर्स का है, दूसरा मेल 32 ईयर्स का है, थर्ड एम्प्लॉय हु इज़ अ फीमेल वो जो है 45 एज की हैं, और फोर्थ एम्प्लॉय जो है वो भी फीमेल है और वो 20 ईयर्स है, और फिफ्थ एम्प्लॉय जो है वो मेल है और उनकी एज 40 है। ठीक है। दिस ग्रुप डिसाइड्स टू इलेक्ट अ स्पोक्स पर्सन बाय ड्राइंग अ नेम फ्रॉम अ हैट। ठीक है। व्हाट इज, अब इनमें से किसी एक पर्सन को इन्होंने सेलेक्ट करना है फॉर द स्पोक्स पर्सन। अब ये कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर फीमेल और ओवर 35। यानी हमने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि या तो वो फीमेल है, ठीक है, और वो जो एक पर्सन सेलेक्ट किया है, या वो ओवर 35 है। अब हम देखेंगे कि क्या फीमेल ऐसी हैं जो ओवर 35 भी, मतलब दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन है, दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जो पर्सन सेलेक्ट करें वो फीमेल भी हो और वो ओवर 35 भी हो। तो हम ये देखेंगे। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसा है यहाँ पर सैंपल स्पेस में। यहाँ पर एक फीमेल ऐसी है जो अबव 35 है, ओवर 35 है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल और ओवर 35, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर 35 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड ओवर 35। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ये ए है और ये बी है, ओवर 35 को मैं ए कह रही हूँ, सॉरी फीमेल को मैं ए कह रही हूँ, फीमेल को मैं ए कह रही हूँ, ठीक है, और ओवर 35 को मैं बी कह रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या बनेगी, सिंस द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा हो सकता है कि दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाएं, जो पर्सन सेलेक्ट किया वो फीमेल भी हो, वो ओवर 35 भी हो। सिंस द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर फॉर्मूला विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे यही लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए मैंने फीमेल को कहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवर 35, ओवर 35 मैंने बी को कहा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड ओवर 35। तो एंड मैंने आपसे कहा था कि इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास। अच्छा, अब आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कितने हैं, क्योंकि इस पूरे में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल लोग 5 हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। यहाँ पे भी चूंकि एक ही पर्सन सेलेक्ट हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख लें। अगर एक से ज्यादा, 2 होते, 3 होते, 4 होते, तो फिर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ठीक है। हम ऐसी एग्जांपल्स आगे लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि फीमेल टोटल कितनी है, टोटल सैंपल स्पेस में टोटल 2 फीमेल हैं, तो कितनी है, 2, यानी कि 2C1 5C1 ऐसे लगेगा, प्लस नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 5 एंड ओवर 35 इवेंट है, ओवर 35 इवेंट में कितने लोग हैं, ओवर 35 कितने लोग हैं, एक ये है
ओवर 35 और एक ये है, दो लोग हैं जो कि ओवर 35 हैं, तो हम लिखेंगे 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि फीमेल भी है और ओवर 35 भी है, तो ऐसा एक ही बंदा है जो एम्प्लॉय फीमेल भी है और ओवर 35 भी है, तो 1 आएगा, 1/5। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5। सही है, तो ये हमारे पास आगे इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा एडिटिव रूल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी, एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम इसके करेंगे एक्सरसाइज में से, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को भी समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को बनाकर सॉल्व करनी पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या होगी कि लेट सपोज आपके पास एक सैंपल स्पेस है, जैसे हमने बनाया था सैंपल स्पेस किसका, हमने बनाया था सैंपल स्पेस वन डाई, जब हमने एक डाई जब रोल किया था, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं व्हेन वन डाइस इज रोल्ड। ठीक है, अब मैं अगर ये कहती हूँ कि इवेंट ए इज क्या है कि गेटिंग एन इवन नंबर, लेट सपोज मैंने ये कह दिया, कुछ भी कह सकती हूँ मैं कि लेट गेटिंग एन इवन नंबर, यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने एक डाई को रोल किया और मुझे इवन नंबर मिल रहा है। तो इस सेट के अंदर, इस इवेंट के अंदर आउटकम्स आते हैं 2 4 एंड 6। ठीक है, 2 4 एंड 6, 4 है ये, सॉरी, 2 4 एंड 6, ये तीन आउटकम्स आते हैं इस इवेंट के अंदर। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उससे जो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस सेट को इसमें से माइनस कर दो, माइनस मींस के इस सैंपल स्पेस में से उन आउटकम्स को निकाल दें जो इस ए के अंदर है, यानी कि एस माइनस ए करना है। तो अब देखो एस को आप देखते रहें, एस में है 1, 1 इसमें नहीं है तो 1 हम लिखेंगे, जो इसमें नहीं है 1 में वो हम लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक ऑपोजिट, जो ए में नहीं है वो लिखना है हमने। ठीक है, तो 1 2 ए में है हम नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है ए में तो हम लिखेंगे 3, 4 ए में है हम नहीं लिखेंगे, 5 ए में नहीं है हम इसे लिखेंगे, 6 ए में है हम नहीं लिखेंगे। तो हमने सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में, हमने ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वो आउटकम्स लिखने हैं दैट आर नॉट इन द सेट ए, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालती हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी 3/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 6, 3/6 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 3/6। ठीक है, इसका भी 3/6 ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए कॉम्प्लीमेंट आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस आर 3, तो इसकी भी 3/6 आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ए की प्रोबेबिलिटी को और ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को, तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, 3/5, सॉरी 3/6 प्लस 3/6, तो मेरे पास बनता है 6/6 और इससे आता है 1। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इस तरह की इवेंट्स होते हैं, हम इसमें से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें, ये हम कब यूज करते हैं, अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कि कब यूज करना है, लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है और आपको उसके ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो यू आपने क्या करना है, यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम दिस फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इससे वहां ले जाएं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और आपको ए की प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, तो आप 1 माइनस ए, 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो आपके पास उसके ऑपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या, बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट से। अगर आपको नहीं चीज क्लियर हुई तो आप इसको दोबारा से सुन लें इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा इसके बैक पे जाकर दोबारा सुन लें। अच्छा, अब इसे यूज करते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको कि इसे हम कब यूज करेंगे। ये कहते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटीज दैट एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक will service 3 4 5 6 7 or 8 or more cars on any given workday are respectively 0 0.12 0.19 0.28, ये सारी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं।
what is the probability that he will service at least 5 cars on his next day at work. यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 3 ऑटोमोबाइल सर्विस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.2. The probability that he will service 4 automobiles in a day is 0.19, and the probability that he will service 5 cars in a day is 0.28, and the probability that he will service 7 cars on a day is 0.24, and the probability that he will service 8 cars on a day is 0.10, and the probability that he will service more cars, more than 8 cars, is 0.07. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 और मोर की है. ये है 3 की, ये है 4 की, ये है 5 की, ये है 6 की, ये है 7 की, ये 8 और मोर दोनों की है. यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सर्विस एन ऑटोमोबाइल 8 और मोर ऑटोमोबाइल्स इज 0.07. हमने किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? एटलीस्ट 5 की. एटलीस्ट के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, एटलीस्ट का मतलब ये है कि वो वाली वैल्यू और उससे आगे की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम की तरफ जाना है. तो मैक्सिमम क्या है? 8 और मोर है, यानी कि 5 6 7 8 और मोर, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होगा, तब हमारे पास 5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है. एक मैं पहले आपको बताती हूँ. इस तरह से हम क्या करेंगे, हमने चूंकि किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 5 का मतलब 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, 7 की प्रोबेबिलिटी, 8 और मोर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी इसकी, यानी कि 5 की, 7 की, 6 की, 8 की और मोर की. अब बजाय इसके, अब आप देखो 5 से कम कितने हैं? सिर्फ 3 और 4, 2 नंबर हैं. तो बजाय इसके कि हम इतने सारों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, वैसे यहाँ प्रोबेबिलिटीज दिए हैं तो सिर्फ ऐड ही करना है, लेकिन जहां पे हमें प्रोबेबिलिटीज भी कंप्यूट खुद करनी है ऐड करने से पहले, तो वहां तो हमें बहुत लेंथी हो जाएगा कि हम 5 की प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 और मोर की. तो इससे बेहतर ये है कि मैं इससे ऑपोजिट काम कर लूं, मैं कहूं कि मैं 3 और 4 की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करके ऐड कर रही हूँ. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज 0.12. ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज 0.19. ये इसका ऑपोजिट है. ठीक है, ये है ए, और 3 और 4 जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट. तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि उसमें 2 ही इवेंट्स हैं. ए कॉम्प्लीमेंट की फाइंड आउट कर लूंगी और उसे 1 में से माइनस कर लूंगी. ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास एक लाइन है और आपने यहाँ से आपके पास डिफरेंट यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं इस तरह से. ठीक है, और आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, और आपको यहाँ की पता चल गई या यहाँ की फाइंड आउट करना आसान है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ की फाइंड आउट कर लेंगे और इसे पूरे में से माइनस कर लेंगे. तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी. तो बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं. ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? दैट द मैकेनिक विल सर्विस 3 और 4 ऑटोमोबाइल्स इन अ डे ऑन हिज नेक्स्ट वर्किंग डे. ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.12 प्लस 0.19. ये probability of E complement is equal to 0.12 plus 0.19 is equal to 0.31. ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली. अब ए की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी, ई कॉम्प्लीमेंट, इन्होंने ई का नाम दिया है, तो ई की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.13 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ई की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.31, तो मेरे पास आ गया 0.69. ठीक है, ये मेरे पास आ गई है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम आगे के लेक्चर्स में और भी कॉम्प्रिहेंसिवली इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप लोग आगे के लेक्चर जरूर देखें. अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझना है अच्छे से, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स लेते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी को समझ लेंगे तो आगे जैसे जैसे मुश्किल कंडीशंस आती जाएंगी तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी. ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन.